बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। मैं सबसे पहले इस सेमिनार के इनेकाद करने वालों को, जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इसके कामयाब इनेकाद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसका मौजू है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। मैं एक बात इब्तिदा में अर्ज़ करता हूँ, जो आप लोगों ने आज इस बिल्डिंग के सामने देखा, ये वो कुछ है जिससे गुज़श्ता 2 सालों से PTI हर रोज़ सफ़र होती रही है। आज आप लोगों ने ख़ुद अपने आंखों से भी देखा। हकीकत ये है कि ये सेमिनार एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के तौर पे नहीं है कि हम यहाँ ये तयन करें कि किसके दौर हुकूमत में क्या कुछ बुरा हुआ और इनको क्या कुछ इल्ज़ामात के मौरूद ठहराते हुए उनकी कोई सज़ाएँ मुतय्यन करे। हमने अपने मुल्क आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लिमान की बालादस्ती और सुप्रीम होने के लिए मुस्तक़बिल की कुछ लाहे अमल तय करने होंगे। मेरा ख़्याल है इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तो बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है, बाकी हमसे छोटे छोटे ममालिक में भी है। क्या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा मजबूत है या पॉलिटिकल क़ुव्वत ज़्यादा कमज़ोर है? मेरा ख़्याल है पॉलिटिकल क़ुव्वत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर पॉलिटिकल क़ुव्वत ज़्यादा मजबूत होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत होती, तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे बैठ के आपके लिए हुकूमतें न बनवाती। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ हैं। बताए दुनिया के किस मुल्क में असम्बली डिज़ाल्व नहीं होती? क्या जापान में असम्बली इस बात पर डिज़ाल्व नहीं हुई कि वज़ीर आज़म अपने पोस्ट ऑफिस के प्राइवेटाइजेशन के लॉ को पास नहीं करा सका? क्या बरतानिया में असम्बली पार्लियामेंट डिज़ाल्व होकर के नए इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि ब्रेक्सिट का इशू आया? क्या यूरोप में, जर्मनी में उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन के इशू पे अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए? तो यही पार्लियामेंट में लिखा है, आइन में ये ज़रूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। जब चाहे हालात हो असम्बली डिज़ाल्व भी हो सकती है। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसने हमारा साथ दिया? मैं सिर्फ ये वाज़े कर दूं, ये स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये सब की होनी चाहिए। और ये वक्त है कि रियलाइज़ करें कि अब मज़ीद देर की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट गया? क्या कोई हाई कोर्ट गया 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए? क्या किसी ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि असम्बली डिज़ाल्व नहीं होनी चाहिए थी? कहाँ लोग गए थे? आज हम सारे कह रहे हैं 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम होने से पहले हम ये कहते रहे कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शन रोके गए KPK से। हमने कहा ईमान अभी कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239, 238 रूल के मुताबिक भी, और असम्बली के वो रूल्स हैं, मैं आज आपको बताऊं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। वाहिद एक वोट है जो पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, उस वाहिद वोट में यह लिखा है कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। ये हमारे ओथ में भी शामिल है। किसी भी और ओथ में यह नहीं लिखा कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। असम्बली के वो रूल्स भी वायलेट हुए। बताए आज हम हर मरतबा कहते हैं शबी खून मारा गया। क्यों शबी खून मारा जाता है? क्या 26वीं तरमीम को रोकने का कोई तरीका नहीं था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से जो सारे के सारे जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, क्यों ना गए पेशावर हाई कोर्ट? क्यों कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? अपने गिरेबानों में अब झांकना होगा, देखना होगा। हमें अपने खुद एहतिसाबी करनी होगी। हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। लेगेसी कुछ तोड़े ही छोड़ चुके हैं। अचकज़ई साहब, आप मेरी उम्र से ज़्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। हर मरतबा
1000 बंदों पे मुश्तमिल पार्लिमाने बनती है, 4 सूबे और एक नेशनल असम्बली में 1000 बंदों पे मुश्तमिल बनती हैं, हज़ारों लोग चले गए, लेकिन अच्छी तरह से तारीख पे हिस्सा डालो, सिवाय चिन्ह के कोई लेगेसी पीछे नहीं छोड़ गए, तनख्वाहें लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। यह तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब के घर हुई, मैंने ये तजवीज़ सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब को। मैंने कहा नाम आप तजवीज़ कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अच्छा जैसा साहब आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है, कंप्रोमाइज़ करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फ़ौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था, मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए, जिन्होंने उसकी तस्दीक की है, मेरे वो इंटरव्यू भी चलाए हैं। और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा। मैंने कहा हीलिंग टच हमारी तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स हैं, हमारे साथ तो ज्यादतियाँ हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज ए चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे, वो सारे लोगों से लिए जाते थे। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था, हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं थी, हमें रैली की इजाज़त नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाज़त नहीं थी। बताया 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था ये गलत हुआ है? जब इलेक्शन हुए, सिवाय एक JUI के, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस की कि ये मेरी सीटें नहीं है। इस जमात इस्लामी में नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, लेकिन उस वक्त के मेरे पार्टिसिपेट्स इन फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद हैं कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थीं, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहाँ पर एक सूबाई असम्बली की हम 30,000 के वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूँ, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है। ये हर सूरत वापस होनी चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़ा रही है, किस वक्त में नहीं रहा है। कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, बरअदलिया कभी आज़ाद नहीं हो सकी। इसलिए यह सबसे बड़ी रुकावट है और इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इसकी इब्तिदा होगी और इसकी इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हार ना हो, इसमें सिस्टम की हार ना हो, इसमें सिस्टम भी बच जाए, ये अदलिया भी हो और अदलिया आज़ाद हो। ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, इस पर हमने कंसेंसस पैदा करना है। जब 26वीं तरमीम हुई, मुर्तज़ा साहब ने उसका जिक्र किया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने। एक बात आपको वाज़ेह करूं, हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये मैंने असम्बली के फ्लोर पे जिस वक्त बिल पास हो रहा था तो हमने वहाँ कहा था। हम मौलाना साहब के रोल के बहुत ज़्यादा मोतरफ़ है और उनके एहसानमंद है। उन्होंने हमारा साथ दिया और थ्रू आउट हमें एंगेज रखा, क्योंकि जिस वक्त कमेटी बनी, ये 12 सितंबर की बात है,
8 सितंबर के पार्लियामेंटेरियन को उठाने के बाद कमेटी बनी। इस कमेटी का प्रपोजल भी पहले उमर अयूब साहब ने दिया था और हमने ये कहा था, जब कमेटी में बैठे तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, हामिद रज़ा साहब भी थे। हामिद रज़ा साहब ने प्रपोज किया और अचकज़ई साहब ने सेकंड किया कि खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हो। मैंने असम्बली में बाहर आकर के इनसे बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा उनको हमने क्यों दी ये कमेटी। मैंने कहा मैंने तो नहीं चेयरमैन बनना था कमेटी का, चेयरमैन तो आपने बनना था। हम ये अपोजिशन के लिए ये कमेटी मांग रहे थे। ये कमेटी की तजवीज़ तो उमर अयूब साहब ने दी है, हम सिर्फ इनको कह रहे थे हुकूमत को। उसमें स्पीकर साहब के रोल के भी हम एतराफ़ करते, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जब कमेटी बनी तो हमने कहा हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारी बीवियों को प्रोटेक्शन दो। अगर हम यहाँ पार्लियामान में आपके साथ बैठे लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर हम आवाम की क्या बात करेंगे। हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। इसलिए ये कमेटी ऑल ऑफ सडन कन्वर्ट हो गई कि ये कमेटी डिस्कस करेगी 26वीं तरमीम। आखिरी दिन हमें बताया गया कि हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है। ये 26वीं और ये थी 15 सितंबर की बात। हमें सरसरी बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे, तरमीम करना चाह रहे जजेस की एज का उन्होंने नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें और बताई कि इसमें तरमीम करना चाह रहे। उसके बाद मौलाना साहब ने रात को हमारा साथ दिया कि पहले इससे कि हम इसको डिस्कस करें, आप हमें ड्राफ्ट तो दिखाएं। इसलिए वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम जब हम मौलाना साहब के साथ बैठे अक्टूबर में, 12 अक्टूबर से हमारा शुरू हुआ और 20 अक्टूबर तक रहा। आखिरी मुलाकात जब हमारी मौलाना साहब के साथ हुई तो रात के वक्त मुझे फ़ोन आया। एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि आपके 2 MNA यहाँ बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी 2 सेनेटर आपके बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी 2 सेनेटर बैठे हैं। कल तरमीम होने जा रही है और सेनेट में पहली मरतबा पेश होगा। आई टुक हिज वर्ड्स फॉर व्हाट ही सेड एंड आई सेड दैट इज ट्रू। मैं जब मौलाना साहब से मिला, मौलाना साहब से मैंने पूछा मीटिंग में, मौलाना साहब पहले नहीं मान रहे थे और मैंने कहा आपके अपने सेनेटर्स कहाँ हैं। उन्होंने कामरान मुर्तज़ा से पूछा, पता चला कि उनका भी किसी लोगों पे हाथ नहीं था। लिहाजा हमें शक महसूस हुआ, उसको फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि हालात उसके हाथ से भी निकल जाएंगे। तो जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूँ कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियाँ उन्होंने बताई, पर हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जब वोट करने आप जाएं और हमारे साथ प्रेस टॉक करने जाएं, उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पार्टी के बाकी रहनुमा भी थे, असद केसर साहब भी थे, सलमान राजा साहब भी थे और अलामा साहब भी थे, शायद 1-2 और हमारे पार्टी लीडर्स मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब भी थे। मौलाना साहब ने हमें ये कहा कि आप ये कह दें कि हमने तो इतना स्ट्रगल कर लिया, और वाकई हम मौलाना साहब के बड़े मशकूर है कि उन्होंने जितना स्ट्रगल किया 56 आर्टिकल से लाते लाते 23 पे लेके आया। मौलाना साहब ने ये अर्ज़ किया कि आप जब बात करें तो आप ये ज़रूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज़ हमें कोई इतराज़ नहीं है। पर हमने मौलाना साहब को बड़ा क्लियरली कहा कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एग्री नहीं करते। न सिर्फ ये कि तरीक़ेकार पे हम इसके साथ एग्री नहीं करते, ये एक इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, इसके साथ तो अदलिया हमेशा के लिए महकूम बन जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाने जा रहे, ये तो मलक क़य्यूम कोर्ट बन जाएंगे। वी कैन नॉट वोट एंड वी विल अपोज इट। और मैंने यही बातें असम्बली के फ्लोर पर भी किया। सेकंड, जो कामरान साहब ने कहा कि वो मेरे पास आए थे, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस वक्त वो मेरे पास आए उसकी एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि जिस वक्त बिल प्रेजेंट हुआ सेनेट में पहली मरतबा, 20 तारीख को सेनेट में हुआ, 21 तारीख के मॉर्निंग को ये हुआ नेशनल असम्बली में। जब ये सेनेट में वहाँ बिल पेश हुआ तो मेरे पास उसकी कापी आई। मैंने उसका व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट लेकर के मौलाना साहब को फ़ौरन मैंने उसके व्हाट्सअप भेजा और मैंने कहा, मौलाना साहब आपने जो हमें ड्राफ्ट बताया है, इस ड्राफ्ट में बड़ी सीरियस कंट्राडिक्शंस है, डिस्क्रिपेंसी है। वो फाइनल ड्राफ्ट जो हमने वहाँ डिस्कस किया था उसमें और इसमें फ़र्क है। और उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊँ। इनका हर वर्शन दूसरे से मुख्तलिफ होता था। जो असम्बली में प्रेजेंट हुआ सेनेट में फ़र्स्ट टाइम और जो उससे पहले था, जो कमेटी ने अप्रूव किया था, उसमें 2 चीज़ों का सीरियस फ़र्क था। नंबर 1, आर्टिकल 202A का फ़र्क था। जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया था, मौलाना साहब के पास था असम्बली में जाने से पहले,
اس میں کنسٹیٹیوشنل بینچز ہائی کورٹ میں کوئی ایسا پروویژن نہیں تھا, آرٹیکل 202A نہیں تھا. سیکنڈ, آرٹیکل 175A میں اسمبلی میں پریزنٹ ہونے والا اور اس سے پہلے والے ڈرافٹ میں فرق تھا, اور اس میں یہ فرق تھا کہ پہلے والے ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ چیف جسٹس اور 4 سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہوں گے, لیکن اسمبلی میں جو ڈرافٹ آیا اس میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے, 3 سینئر ججز ہوں گے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا. تو اس لیے یہ چینجز تھی, میں نے اس لیے ان کے نوٹس میں گزار کروایا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہاں یہ ہم نے پہلے بلاول صاحب کے ساتھ ایگری کر لیا تھا, تو چلو یہ وہی ڈرافٹ ہے, اینڈ اٹ واز دین ٹو لیٹ ٹو سی اٹ. اب کرنا یہ ہے, میں محمود خان اڅکزئی صاحب سے بصد احترام معترض ہوں گا. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی جدوجہد بڑی کی اور لوگ یاد کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان دا 70s میں آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں خود سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننا پڑا. وہ کوئی جنرل نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے اختیار لینے کے لیے میں سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنتا ہوں, لیکن یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دی سویلین سائڈ. اڅکزئی صاحب جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے, کچھ کرنا ہوگا ان لوگوں کے ہاتھوں سے اسطرا لینا ہوگا. آپ جو بھی نام ان کو دے دیں, میں بعض الفاظ نہیں استعمال کرتا. جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے اسطرے لینے کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا. اب وقت ہے, ہم ایک دوسرے کو زیر کریں گے تو سسٹم نہیں چل پائے گا. امریکن کہتے ہیں چینجنگ دا سسٹم اینڈ ورکنگ دا سسٹم, اٹ از ٹائم ناؤ. پولیٹیکل پارٹی ریئلائز کرے کیسے گئے. میں نے تو آپ کو عرض کیا, ہم نے تو مذاکرات کا, میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی, سب سے پہلے باہر میں نے اعلان کیا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے, شبلی صاحب ہوں گے, عمر ایوب صاحب ہوں گے, علی امین صاحب ہوں گے, بات چیت ہونی چاہیے. باوجود اس کے کہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چنا گیا تھا, لیکن ہم نے کہا وہ بات ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ وہ میں ہی تھا, میں نے اناؤنس کیا تھا باہر آ کے خان صاحب کے مشورے کے ساتھ کہ محمود خان اڅکزئی صاحب پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرے تو اپنے پلیٹ فارم پہ بات کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ یہ ڈسکس کیا, لیکن پولیٹیکل سپیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات تھے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی ہم کبھی ایک انوسی حاصل نہیں کر چکے تھے. کیا ایک پارٹی کو جلسہ کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے. آپ کو امریکن ویزا آسانی سے ملتا ہے اور آپ کو انوسی نہیں ملتا. مارچ میں جو جلسہ ہم نے کرنا تھا اسلام آباد میں, وہ ہم نے سپٹمبر میں کیا تھا, اور پھر بھی سپٹمبر میں جلسہ کر کے بھی لوگوں کو پارلیمان سے اٹھایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ اپنے عوام پہ آنا, خدا سے ڈرو, وقت خود بھی حساب کر دیتا ہے. یہ وقت تو گزر جائے گا, لیکن جو لوگ ظلم کرتے وہ بھی یاد رکھے جائیں گے, اور جو لوگ مظلوم بن کر کے لیگیسی چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی عوام یاد رکھے گی. انشاءاللہ تاریخ لکھی جائے گی. یہ یاد رکھو, جب تاریخ لکھی جائے گی تو میں مانتا ہوں شہباز شریف کا نام بھی ہوگا اس تاریخ میں, لیکن آپ لوگوں کا نام تاریخ کے فٹ نوٹ میں لکھا گیا ہوگا, لکھا جائے گا, اور عمران خان کا تاریخ کی سرخیوں میں انشاءاللہ نام ہوگا. تاریخ بدل رہا ہے وہ انسان, کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ اس سسٹم کے لیے بیٹھا ہوا, میرے اور آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم ٹپیکل سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں, جس طرح سلمان صاحب نے بھی آپ سے عرض کیا, ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, میں نے ابھی حسین کو کہا کہ مجھے آخر میں کیوں بلایا, پہلے اڅکزئی صاحب پہلے ہوں گے, میں ہمیشہ آپ کے پیچھے جاتا ہوں, ہم اچھے لگتے ہیں آپ کے پیچھے جانے کو, یہ ہماری روایات ہے, اور یہی خان صاحب کہتے ہیں, اور یہی ہماری ڈیموکریسی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, اب وقت ہے, ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور وہ سب سے پہلی یہ, ہم نے بات کی کہ مذاکرات ہو, کچھ نہیں ہوا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی, ساری نوٹس سے لے کے آئے, اس کے نوٹس میں بھی لے کے آئے. خان صاحب نے لیٹر بھی لکھے, جس کو بھی لیٹر لکھے, جس انداز میں بھی لکھے, وہ اوپن لیٹر لکھے. وہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے, ملک کے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, کچھ اپنے لیے مانگے بغیر عوام کی یہ ایک تاثر عوام کے سامنے وہ لے کے آنا چاہ رہے کہ ہم فوج کی قربانیوں کے معترف ہیں, فوج قربانیاں دے رہی ہے, لیکن فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں خلیج نہ ہو,
पॉलिसियाँ बदलनी होगी। हम भी इस मुल्क के शहरी है। 70% आवाम को अगर आप अपने से आइसोलेट करेंगे, कभी हसीना वाजिद भी जो तलबा को मुखातिब करती थी तो वो तलबा को कहती थी ये दहशत गर्द है, ये सिस्टम को बिगाड़ना चाह रहे थे। हम ये नहीं चाहते कि एक ख़त्म और दूसरे जिस तरह बांग्लादेश में होता है, हम चाहते हैं नहीं, पॉलिटिकल चेंज की वजह से वो सिस्टम बदले। और हम आप सब लोगों के साथ इत्तिफाक करके ये जानना चाहते हैं, महमूद खान चकज़ई साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं और हम यही चाहते हैं, सबसे पहले ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं हम आपका साथ देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की रिटायरमेंट हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 मेंबरान की हुई है। हम क्या कर सकते हैं? किस अदालत में जाए, कहाँ से रिलीफ मांगे? हमने स्पीकर को लेटर लिखा, उमर अयूब साहब ने लेटर लिखा, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा। हम कोई अपने लिए तोड़े मांग रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बैठना है, ये आईनी जिम्मेदारी है, इसको आसान तरीके से निभाओ। हमारे रिजर्व सीटें आई, सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच ने हमारे हक में फैसला किया, बट आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे 80 MNA की नोटिफिकेशन होने थे, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ऐसे मुल्क में कानून होगा तो नाकानूनीयत होगी। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इसमें मुल्क आगे चल सकता है? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इट इज़ टाइम कि हम इकट्ठे हों, एक पॉइंट एजेंडा पे हो। और ख़ान साहब की तरफ यही है, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, ईवान की बालादस्ती हो और अदलिया आज़ाद हो, इसमें किसी को उठाया न जाए। हमने क्या कहा था, एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 4 जनवरी 2024 को कि वज़ीर-ए-आज़म अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को अपने घर से नहीं उठाया जाएगा। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। असम्बली में मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर-ए-आज़म बैठा था, तो जब वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीच करी, इस्माइल हानिया के पोजीशन पे जब हम दोनों इकट्ठे थे, तो मैंने उनको कहा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे लोगों को उठाया जाता है, बाकी लोगों को तो क्या, पार्लियामेंटेरियन को उठाया जाता है। और मैंने नाम वहाँ सबको बताए कि ये लोग सारे उठाए गए हैं। उस उन दिनों में हाजी इम्तियाज़ साहब को भी उठाया हुआ था। हमने उनको कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा स्पीकर को कि मैं पता करता हूँ, वो अंडरटेकिंग मैं आपको भेज दूँगा। उसके भी अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने, आज तक वो अंडरटेकिंग नहीं आई। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, खान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो डील के पीछे नहीं पड़ा हुआ, वो आप लोगों के लिए है, आपकी आज़ादी के लिए, इस जमहूरियत के लिए। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सुलेब अभी आपके कंधों पर है, किस तरह इसको लेके जाना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आवाज़ लगाती रहेगी, दस्तक देते रहेगी, दरवाज़ा खुले न खुले खान साहब ये दस्तक देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो और आवाम और जमहूरियत के लिए बेहतर हो। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जाएंगे, जो भी आपका होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब। अब हम दावत देंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि वो इस कॉन्फ्रेंस का इलामिया आप सबको पढ़ के सुनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो रही है और मैं ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर कानून का, वज़ीर दाखिला का, वज़ीर इत्तलाआत का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया और न सिर्फ किरदार अदा किया बल्कि सैकड़ों FC, पुलिस और रेंजर के लोग भी भेजे कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उनका मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जमहूरी अमल उन्होंने जो उनके ज़हन में है उसको बरकरार रखा है। इलामिया कॉन्फ्रेंस का बनाया गया है, इसमें जो लोग यहाँ जो शिरकत की है उनकी मुतफ़िक़ा राय है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 26-27 फरवरी 2025 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें और सिविल सोसाइटी के दानिश्वर, मीडिया और साफ़ी बरादरी, सीनियर वकला और उनकी नुमाइंदा तंजीमों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर गहरे
اظہار تشویش کیا گیا اور 2 روزہ بحث کے بعد وطن عزیز کو بحران سے نکالنے کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ ایک نقطے پر تمام سیاسی جماعتوں اور شرکائے کانفرنس کا مکمل اتفاق تھا، اور وہ یہ کہ ہمارا وطن عزیز آئین کی بالادستی اور اس کی حرمت کے تحفظ کے بغیر، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے بغیر اور قابل اعتبار نظام عدل کی غیر موجودگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کانفرنس کی بحث میں شریک سیاسی جماعتوں کا مندرجہ ذیل نکات اور مطالبات پر مکمل اتفاق ہے۔ نمبر 1 کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ نمبر 2 کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 3 کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 4 کہ ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 5 کہ آئینی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے اور اس غیر نمائندہ حکومت کی فسادیت کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 6 کہ ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ہراساں، گرفتار یا جیل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ نمبر 7 کہ ہم عوام اور میڈیا کی زبان بندی کرنے کے لیے کی گئی پیکا ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 8 کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں لوگوں کی شکایات اور شکووں، خاص طور پر پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق، ان معاملات پر فوری توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو حل کیے بغیر ملک میں امن و امان کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 9 کہ ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ آج ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی قومی قیادت اپنے حالات اور معاملات کو پس پش ڈال کر ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتیں اسلامیہ کے مندرجات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اجتماعی عملی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتی ہیں، اور یہ جدوجہد پاکستان کے مسائل کے حل اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اس اختتامی دعا کے لیے میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئے اور وہ اجتماعی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، اسماء حسنہ کا واسطہ، شہداء، اولیاء اللہ، ابرار، متقین، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، تجھے اپنے عزیز، کریم، طاہر و طیب صحابہ کا واسطہ، اے ہمارے کریم رب ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اہل وطن کی حفاظت فرما۔ خدا با کہ محمد و آل محمد پاکستان کے عوام کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دے، ہمارے حکمرانوں کو خدا عقل و شعور دے، پاکستان کو مصیبتوں سے نکال، ناامنی سے نکال، بحرانوں سے نکال، تجھے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ،
اور جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں انہیں ہمت دے، حوصلہ دے، شعور دے، بصیرت دے، آگاہی دے اور ثبات قدم دے تاکہ ہم اس راستے پہ ثابت قدم رہ سکیں۔ اور بے گناہ قیدی جو جیلوں کے اندر ہیں، عمران خان صاحب سمیت سیاسی قیدی، ہے میرے خدا، ہے میرے کریم رب، تو اس کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، اے خدا تو ان قیدیوں کو رہائی دلا ظلم کے زندانوں سے اور قید خانوں سے، اور پاکستان کے خدایا عوام کے دکھ درد کم کرنے میں جو بھی لوگ اٹھے ہیں ان کی مدد فرما، خدایا ہم سب کی عاقبت میں خیر فرما اور ہمارے وطن کے دشمنوں کو ناکام بنا اور وطن سے محبت کرنے والوں کو کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد والد آپ کو بہت مبارک۔ بہت شکریہ بہت اچھا ہو گیا۔